भारत में अधिकांशतः घरेलू अपराध नाजायज संबंधों से पनपते हैं। ये अपराध मजबूरी या व्यवस्था में घटित हो सकते हैं। ये कहानी है व्यवस्था में घटित हुए लखनऊ में एक कांड की, जिससे पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये हत्या है या भारतीय संस्कृति और आदर्श सामाजिक सभ्यता को बचाने के लिए एक वध। नाजायज संबंध नैतिकता और कानूनी दृष्टि से गलत होते ही हैं। ऐसे संबंध न केवल समाज में दुख और संघर्ष का कारण बनते हैं, बल्कि नियमित जीवन में भी यातनाएं देते हैं। ऐसी यातनाएं जिससे पीड़ित व्यक्ति आत्महत्या या हत्या करने तक विवश हो जाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संजय मौर्य। आज फिर लेकर आया हूं क्राइम दस्तक की एक और नई कहानी। प्रदेश की राजधानी होने के नाते रोजाना लाखों लोग लखनऊ आते जाते रहते हैं। इसी वजह से लखनऊ के रेलवे स्टेशन चारबाग के आसपास तो हर तरह के होटलों की भरमार है ही। उससे सटे इलाके का भी यही हाल है। ऐसा ही एक इलाका है नाका हिडोला। यहाँ भी छोटे मोटे तमाम होटल हैं। नाका हिडोला के मोहल्ला विजयनगर में गुरुद्वारे के पीछे एक होटल है, सिंह होटल एंड पंजाब रसोई। 16 सितंबर की सुबह 11 बजे के आसपास होटल का कर्मचारी लाल बहादुर बेसमेंट में बने कमरों की ओर गया तो गैलरी में उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। वह लपक कर बच्चे के पास पहुंचा। बच्चा लगभग 4 साल के आसपास रहा होगा। उसने उसे गोद में उठाकर पुचकारते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, मम्मी ने मारा क्या? बच्चा बोलता है, नहीं मम्मी ने नहीं मारा, मम्मी को पापा मारकर भाग गए। मारकर भाग गए पापा? लाल बहादुर ने पूछा तो बच्चा रोते हुए बोला, पता नहीं। लाल बहादुर को पहले लगा कि पत्नी में मारपीट हुई होगी या हो रही होगी, इसलिए बच्चा रोते हुए बाहर आ गया होगा। लेकिन अब उसे मामला कुछ और ही लगने लगा, इसलिए उसने वही पूछा, मम्मी कहाँ है? वह बाथरूम में पड़ी है, बच्चे ने कहा। तुम किस कमरे से बाहर आए हो? लाल बहादुर ने जल्दी में पूछा तो बच्चे ने कमरा नंबर 45 की ओर इशारा कर दिया। लाल बहादुर बच्चे को गोद में लेकर कमरे के अंदर बने बाथरूम में पहुंचा तो वहां की हकीकत देखकर परेशान हो उठा। बाथरूम में एक महिला की अर्धनग्न अवस्था में लाश पड़ी थी। बच्चे ने उस लाश की ओर उंगली उठा के इशारा करते हुए कहा कि यही मेरी मम्मी है, पापा इन्हें मार कर भाग गए हैं। लाश को देखकर लाल बहादुर बच्चे को गोद में उठाए लगभग भागते हुए होटल के मैनेजर सत्यपाल के पास पहुंचा। उसने पूरी बात उन्हें बताई तो होटल में अफरा तफरी मच गई। होटल के सारे कर्मचारी इकट्ठे हो गए। मैनेजर सत्यपाल ने स्वयं कमरे में जाकर देखा। लाश देखकर उनके भी हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत होटल मालिक और स्थानीय थाना नाका हिडोला पुलिस को घटना की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर ने पहले तो इस घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी, उसके बाद खुद पुलिस कर्मियों को साथ लेकर सिंह होटल पहुंच गए। होटल मालिक सत्यपाल उनका इंतजार बाहर ही कर रहे थे। उनके पहुंचते ही वह उन्हें साथ लेकर बेसमेंट स्थित उस कमरे पर पहुंचे जिसमें लाश पड़ी थी। लाश कमरे के बाथरूम में अर्धनग्न अवस्था में थी। सरसरी तौर पर निरीक्षण के बाद उन्होंने मृतका के नग्न हिस्से पर कपड़ा डलवाया। मृतका की उम्र 22-23 साल रही होगी। उसके गले पर किसी तेज धारदार हथियार से काटा गया था, जिससे खून निकला। खून गर्दन से लेकर पीठ के नीचे तक जमीन पर फैला था। इंस्पेक्टर ने लाश का निरीक्षण कर लिया। तभी एसएसपी पश्चिमी सीओ कैसरबाग भी फोरेंसिक टीम के साथ होटल पहुंच गए। फोरेंसिक टीम घटनास्थल से साथ जुटाने में लग गई तो पुलिस अधिकारी होटल के मालिक और मैनेजर से पूछताछ करने लगे। कमरे की तलाशी में ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिससे मृतका या उसके पति के बारे में कुछ पता चलता। पुलिस अधिकारियों ने बच्चे को अपने पास बुलाया और पुचकारते हुए प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? चमन, यह मेरा स्कूल का नाम है, घर में मुझे सत्यम कहते हैं। बच्चे ने जवाब में बताया, तुम्हारी मम्मी को किसने मारा? पापा ने मारा है। पापा ने मम्मी को कैसे मारा? एसपी ने पूछा तो बच्चे ने कहा, पहले तो पापा ने मम्मी को खूब मारा, मम्मी खूब रो रही थी, फिर भी पापा उनको मारते रहे। पापा उन्हें मारते हुए बाथरूम तक ले गए, वहीं मम्मी बेहोश हो गई। मम्मी को मारते देखकर मैं जोर जोर से रो रहा था तो पापा ने मुझे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर मुझसे बातें करते रहे और मैं सो गया। सुबह उठकर देखा तो मम्मी मर चुकी थी, पापा नहीं दिखाई दिए तो मैं रोने लगा। रोते हुए कमरे के बाहर आया तो अंकल ने मुझे गोद में उठा लिया। पुलिस अधिकारियों ने बच्चे को एक महिला सिपाही के हवाले करके उससे बच्चे को कुछ खाने पिलाने को कहा। इसके बाद होटल के मैनेजर सत्यपाल से मृतका के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया, कल यानी 15 सितंबर की रात 11 बजे एक आदमी पत्नी और बेटे के साथ आया था। उसने अपना नाम सचिन और
पत्नी का नाम सीमा और 4 वर्षीय बेटे का नाम चमन उर्फ सत्यम बताया था। कमरा मांगने पर मैंने उनसे आईडी मांगी तो उन्होंने अपना आधार कार्ड दिया। तब काफी रात हो चुकी थी, इसलिए उसकी फोटोकॉपी नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने उसका आधार कार्ड रख लिया और उसे कमरा नंबर 45 की चाबी दे दी। होटल का वेटर उसका सामान लेकर उसके कमरे तक पहुंचाने गया। कमरे में जाने के कुछ देर बाद ही सचिन चारबाग गया और वहां से खाना ले आया। सुबह 6:30 बजे सचिन ने मेरे पास आकर कहा कि मुझे आधार कार्ड की जरूरत है, इसलिए आप मुझे मेरा आधार कार्ड दे दीजिए, थोड़ी देर में दुकान खुल जाएगी तो मैं फोटोकॉपी कराकर दे दूंगा। चिंता की कोई बात नहीं, मेरी पत्नी और बच्चा होटल में ही है। मैंने आधार कार्ड दे दिया तो वह कमरे में गया और अपना बैग लेकर चला गया। उसकी पत्नी और बच्चा होटल में ही था, इसलिए मैंने सोचा कि लौट कर आएगा ही, लेकिन वह लौट कर नहीं आया। चमन जब रोता हुआ कमरे से बाहर आया तो पता चला कि पत्नी की हत्या करके भाग गया है। सचिन भले ही आधार कार्ड लेकर भाग गया था, लेकिन उसका आधार नंबर, उस पर लिखा पता और मोबाइल नंबर होटल के रजिस्टर में लिख लिया गया था। पुलिस ने उसका आधार नंबर, पता और मोबाइल नंबर नोट कर लिया। इसके बाद घटना स्थल की कार्यवाही निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया। नाका हिंडोला के थाना प्रभारी बच्चे को साथ लेकर थाने आ गए और होटल मालिक सत्यपाल की ओर से मृतका सीमा के पति सचिन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने होटल में दर्ज आधार कार्ड के पते और मोबाइल नंबर की जांच कराई तो दोनों फर्जी निकले। आधार कार्ड के अनुसार सचिन का पता FZ 40 स्मितापुरी पार्क रोड नई दिल्ली लिखा था, जो फर्जी पाया गया। आधार कार्ड के नंबर पे 2-4 अंक गलत थे। कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हत्यारे के बारे में या मृतका के बारे में कुछ पता चलता। इंस्पेक्टर सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, तभी उनकी नजर चमन पर पड़ी। वह प्ले स्कूल की ड्रेस पहने था। उन्होंने उस यूनिफॉर्म शर्ट के कॉलर पर लगे टैग को देखा। उसमें जो लेबल लगा था उसमें मौर्य यूनिफॉर्म लिखा था। इसका मतलब ड्रेस जिस कंपनी में तैयार की गई थी उसका नाम मौर्य यूनिफॉर्म था। स्कूल ड्रेस तैयार करने वाली इस कंपनी के बारे में शायद इंटरनेट से कुछ पता चल जाए, या सोचकर उन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया तो कंपनी का पता और फोन नंबर मिल गया। पुलिस ने उस नंबर पर फोन करके संपर्क किया। जब कंपनी के बारे में पता चला तो पुलिस ने व्हाट्सएप द्वारा चमन और उसकी ड्रेस की फोटो कंपनी को भेजी तो कंपनी ने बताया कि यह ड्रेस एक प्ले स्कूल की है जिसका पता B34 चाणक प्लेस डाबडी नई दिल्ली का है। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम नई दिल्ली पहुंच गई। इस पुलिस टीम ने प्ले स्कूल के प्रबंधक को चमन का फोटो दिखाकर पूरी बात बताई तो प्रबंधक ने स्कूल के रजिस्टर में चमन के घर का पता लिख दिया। चमन के माता पिता स्कूल से कुछ ही दूरी पर सीतापुरी कॉलोनी में संजीव के मकान पर किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे। पुलिस टीम ने संजीव से पूछताछ की तो पता चला उस किराएदार का नाम सचिन नहीं बल्कि शशिकांत मिश्रा है। वह गोरखपुर के थाना सहजनवा का एक गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम विश्वनाथ मिश्रा है। सीमा उसकी ब्याहता पत्नी नहीं थी बल्कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। पुलिस टीम ने दिल्ली से ही इंस्पेक्टर को फोन करके सीमा के असली हत्यारे का नाम बता दिया। इसके बाद दूसरी पुलिस टीम गोरखपुर भेज दी गई। 19 सितंबर को गोरखपुर गई पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से शशिकांत मिश्रा के घर पर छापा मारा तो घर पर ही वह मिल गया। पूछताछ में उसने न केवल सीमा की हत्या का अपना अपराध कबूल कर लिया बल्कि हत्या में प्रयुक्त सब्जी काटने वाले चाकू भी बरामद करा दिया। पुलिस टीम शशिकांत मिश्रा को गिरफ्तार करके लखनऊ ले आई। थाने में की गई पूछताछ में शशिकांत मिश्रा ने सीमा की हत्या की कहानी बताई। वह सुनकर सभी लोग सन्न रह गए, जो इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के थाना पिपराइच के गांव में रहता था सरताज सिंह। उसके परिवार में पत्नी और एक ही बेटी थी, वह सीमा थी। वह अपराधी प्रवृत्ति का था, इसलिए पत्नी और बच्चों पर खास ध्यान नहीं देता था। वैसे भी ज्यादातर जेल में ही रहता था, इसलिए पत्नी और बेटी अपने मन की मालिक थी। सीमा खूबसूरत भी थी और महत्वाकांक्षी भी। वह जवान हुई तो उसकी खूबसूरती लोगों की आंखों में बैठ गई। उसे जो भी देखता ही रह जाता। जिसका बाप अपराधी हो उसके घर का माहौल वैसे भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ उठने बैठने वाले कोई अच्छे लोग तो होते नहीं। सरताज सिंह के यहाँ भी उसी के जैसे लोग आते थे। जवान बेटी को ऐसे लोगों से दूर रखना चाहिए, लेकिन सरताज को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह सभी को घर के अंदर ही बैठाता था। बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी का नहीं होता, इसलिए उन सबकी नजरें सरताज की जवान बेटी पर जम गई थी।
बगल के ही गांव का रहने वाला एक लड़का सरताज के यहाँ अक्सर आता जाता रहता था। वह भी अपराधी प्रवृत्ति का था। वह कुंवारा था, इसलिए उसने सरताज सिंह के सामने सीमा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। सरताज सिंह ने सोचा कि उसकी बेटी की शादी तो करनी ही है। अगर वह अपने हिसाब से शादी करेगा तो दुनिया भर का इंतजाम और दान दहेज के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और यदि वह सीमा की शादी इस लड़के से कर देता है तो उसे अपने पास से एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बल्कि वह चाहे तो इस लड़के से कुछ पैसे भी ले लेगा। लड़का उसे पसंद करता था, इसलिए उसने सीमा की शादी तो मैं तुमसे कर दूंगा, लेकिन कुछ देने के बजाय मुझे तुमसे कुछ चाहिए, ऐसा सरताज बोलते हैं। लड़का भी सीमा के लिए बेचैन था, इसलिए उसने कहा, चाचा जी, मैं सीमा के लिए अपना सब कुछ आपको दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारा सब कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ दे दोगे तो मेरी बेटी को पिलाओगे कहाँ से? मुझे कुछ रुपए चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो चुका। वह लड़का सरताज सिंह द्वारा मांगी गई रकम देने को तैयार हो गया। उसने सीमा का विवाह उस युवक से करा दिया। सीमा पिता के घर से ससुराल पहुंच गई। वहां के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में वह लड़का बातचीत पर सीमा से मारपीट करने लगा। तो परेशान होकर सीमा उससे तलाक लेकर मायके चली आई। उसे किसी से भी बात करने या मिलने में जरा भी हिचक नहीं होती थी। कोई रोक टोक भी नहीं थी, इसलिए वह कहीं भी किसी के भी साथ घूमने चली जाती थी। इन सब की वजह से बड़ी वजह थी उसकी जरूरतें, इसलिए जो भी उसकी जरूरतें पूरी करता वह हर तरह से उसकी हो जाती। ऐसे में ही उसकी मुलाकात थाना पिपराइच के एक गांव के रहने वाले झिंगुर सिंह के बेटे टुनटुन सिंह से हुई, तो वह उससे जुड़ गई। झिंगुर सिंह खेती किसानी का काम करते थे। टुनटुन सीमा को इस कदर चाहने लगा कि वह उसे शादी करने के बारे में सोचने लगा। टुनटुन ने अपने पिता झिंगुर सिंह से शादी के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन टुनटुन ने जिद पकड़ ली और वह शादी करेगा तो सीमा से ही करेगा, अन्यथा कुंवारा ही रहेगा। ऐसी जिद करने लगा। तब मजबूर होकर झिंगुर सिंह को झुकना पड़ा। वह सीमा से उसकी शादी कराने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि सीमा को उनके हिसाब से घर में रहना होगा, जबकि वह जानते थे कि सीमा ज्यादा दिनों तक उनकी इच्छा अनुसार नहीं रह सकती, इसलिए उन्होंने यह शर्त रखी थी। टुनटुन की शादी के बाद सीमा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम चमन रखा, लेकिन घर में उसे सब प्यार से सत्यम कहते थे। झिंगुर सिंह ने सीमा पर काफी बंदिशें लगा रखी थी। उसे परेशान करने के लिए वह बात में उसे प्रताड़ित करते रहते थे। सीमा को बंदिशें वैसे भी कभी रास नहीं आई। वह तो खुले आकाश में विचरण करने वाली युवती थी। वह यही वजह थी कि जल्द ही वह उस घर के माहौल से तंग आ गई। वह उस घर से भागने की कोशिश में लगी। आखिर एक दिन मौका मिलते ही वह बेटे को लेकर उस घर से हमेशा के लिए भाग निकली। सीमा मायके आई तो उसका पिता सरताज सिंह किसी मामले में गोरखपुर जेल में बंद था। सीमा अक्सर अपने पिता से मिलने जेल जाया करती थी। वहीं उसकी मुलाकात कांत मिश्रा से हुई। वह भी अपने पिता विश्वनाथ मिश्रा से मिलने जेल आता रहता था। शशिकांत मिश्रा ने अपने पिता विश्वनाथ मिश्रा, जो जिला महाराजगंज में कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में सचिव थे, उन्होंने 2008 में गबन और धोखाधड़ी के मामले में जेल आए हुए थे। शशिकांत मिश्रा माँ बाप का इकलौता बेटा था। शशिकांत मिश्रा भी अपने पिता से मिलने जेल आता रहता था और सीमा भी अक्सर दोनों की मुलाकातें हो जाती थी। कभी दोनों ने एक दूसरे के बारे में पूछ लिया तो उसके बाद उन दोनों में बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते उन दोनों की दोस्ती हुई और यही दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। बाप जेल में था, मुकदमा चल रहा था, आमदनी का कोई जरिया नहीं था, इसलिए शशिकांत मिश्रा दिल्ली चला गया और वहाँ वह कढ़ाई का काम करने लगा। रहने के लिए उसने डाबडी की सीतापुरी कॉलोनी में मकान में एक कमरा ले लिया। शशिकांत मिश्रा दिल्ली में रहता था और सीमा गोरखपुर में, लेकिन दोनों में फोन पर बातें होती रहती थी। सीमा ने उससे कहा कि उसे वहाँ अच्छा नहीं लगता। इस पर शशिकांत मिश्रा ने उसे दिल्ली बुला लिया। वह बेटे को लेकर दिल्ली पहुंची। सीमा को दिल्ली आए 2-3 दिन ही हुए थे कि एक रात उसने कहा, शशि, हम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को जी जान से चाहते भी हैं। हमें एक दूसरे से दूर रहना भी अच्छा नहीं लगता, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। सीमा की इस बात पर शशिकांत गंभीर हो गया। कुछ देर सोचने के बाद कहा, सीमा, प्यार अलग बात है और शादी करना अलग बात। मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकता।
सीमा झल्लाकर बोलती है, क्यों प्यार करते हो तो शादी करने में क्या परेशानी है? तुम शादीशुदा ही नहीं किसी दूसरे के बच्चे की माँ भी हो, ऐसे में तुमसे मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? शशिकांत बोलता है। तो सीमा कहती है, तो क्या मैं तुम्हें बेसहारा छोड़ दोगे? तो क्या तुम मुझे बेसहारा छोड़ दोगे? मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मुझे अपना लोगे। सीमा, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकता और शादी भी नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो एक रास्ता है। सीमा बोलती है, क्या? शशिकांत कहता है, लिव इन रिलेशनशिप, यानी हम दोनों लोग बिना शादी के एक साथ पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। सीमा मरती क्या न करती, पर राजी हो गई। इसके बाद दोनों बिना शादी के ही पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। शशिकांत ने पास में ही चाणक्य प्लेस स्थित एक प्ले स्कूल में चमन का एडमिशन करा दिया। सीमा की भी उसने एक कॉल सेंटर में नौकरी लगवा दी। वहाँ सीमा को 5,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता था। सीमा जल्दी ही अपने रंग दिखाने लगी। वह घूमने, फिल्में देखने और महंगा खाना खाने पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने लगी। उसका पूरा वेतन इसी में खर्च हो जाता। पैसे खत्म हो जाते तो वह परेशान होती। तब वह आस पड़ोस में उधार लेने लगी। उन पैसों को भी वह अपने शौक पूरा करने में उड़ा देती। उधार देने वालों के पैसे सीमा वापस न करती तो वो शशिकांत से पैसे मांगते। सीमा की इन हरकतों से शशिकांत परेशान रहने लगा। उसने सीमा को कई बार समझाया, लेकिन सीमा पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे सीमा के चरित्र पर भी शक होने लगा, क्योंकि सीमा हर किसी के साथ इस तरह घुलकर बात करती थी जैसे वह उसका बहुत खास हो। इसके अलावा उसे लोगों से पैसा भी बड़े आराम से उधार मिल जाता था। इससे शशिकांत को भी लगने लगा कि सीमा ने ऐसे लोगों से संबंध बना रखे हैं। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। हद तो तब हो गई जब सीमा शशिकांत पर दबाव बनाने लगी कि वह गोरखपुर की अपनी सारी संपत्ति बेचकर दिल्ली में अच्छा सा मकान लेकर यहीं रहे। शशिकांत सीमा की हरकतों से वैसे भी परेशान था। जब वह उस पर संपत्ति बेचने के लिए ज्यादा दबाव बनाने लगी तो वह सीमा से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा। उसे पता था कि यह औरत सीधे उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने उसे खत्म करने का फैसला बना लिया। पूरी योजना बनाकर उसने सीमा से गोरखपुर के अपने गांव चलने को कहा। वह खुशी खुशी चलने को तैयार हो गई। 15 सितंबर को सुबह शशिकांत ने सीमा और चमन को लेकर लखनऊ जाने के लिए गोमती एक्सप्रेस पकड़ी। रात 10 बजे वह लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर उतरा। उसने सीमा से कहा कि इस समय गोरखपुर जाने के लिए कोई बस या ट्रेन नहीं मिलेगी, इसलिए आज रात यहीं किसी होटल में रुक जाते हैं। सीमा क्या कहती, वह होटल में रुकने को तैयार हो गई। रिक्शे पर बैठकर उसने रिक्शे वाले को किसी छोटे और सस्ते होटल में चलने को कहा। रिक्शा वाला तीनों को नाका हिंडोला थाने के विजयनगर स्थित सिंह होटल एंड पंजाब रसोई ले गया। वहां शशिकांत ने होटल के रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर सत्यपाल से एक कमरे की डिमांड की तो उसने उससे आईडी मांगी। शशिकांत ने सुबह को आईडी की फोटोकॉपी देने को कहा। तब उसने उसका आधार कार्ड लेकर उसका मोबाइल नंबर, पता दर्ज कर लिया। कमरे का किराया 400 रुपए से ले करके उसे कमरा नंबर 45 की चाबी शशिकांत को दे दी। वह सीमा और चमन को लेकर कमरे में चला गया। सीमा और चमन को कमरे में छोड़कर शशिकांत चारबाग गया और वहां किसी ढाबे से खाना लेकर आया। खाना खाकर वह सीमा से बातें करने लगा। तभी किसी बात पर उसकी और सीमा की बहस हो गई तो वह सीमा को पीटने लगा। सीमा जोर जोर से रोने लगी। माँ की पिटाई और उसे रोता देखकर मासूम चंदन भी रोने लगा। शशिकांत सीमा की पिटाई करते हुए उसे बाथरूम में ले गया और वहां उसने उसे इस तरह पीटा कि वह बेहोश हो गई। उसे उसी हालत में छोड़कर वह चमन के पास आ गया। उसे बिस्तर पर लिटाकर किसी तरह सुला दिया। इसके बाद उसने घर से बैग में रख कर लाया सब्जी काटने वाला चाकू निकाला और बाथरूम में बेहोश पड़ी सीमा का बेरहमी से गला काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रात भर वहीं उसी कमरे में रहा। सवेरा होने पर उसने मैनेजर से अपना आधार कार्ड लिया और बैग लेकर निकल गया। होटल से निकलकर वह गोरखपुर स्थित अपने घर चला गया। उसने अपनी ओर से होटल में कोई सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन पुलिस चंदन की स्कूल ड्रेस के टैग के सहारे उस तक पहुंच गई। सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके पुलिस ने शशिकांत को न्यायालय में पेश किया, जहां पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने चंदन को चाइल्ड लाइन भेजकर सीमा के पति टुनटुन और उसके घर वालों से संपर्क किया तो उसके चाचा जी आकर चमन को ले गए।